हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आईएएस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल के क्लास 6 के एनसीईआरटी से। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की पृथ्वी हमारा आवास, उसके पहले चैप्टर से। भूगोल का क्लास 6 का पहला अध्याय शुरू करने से पहले जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलो शुरू करते हैं हम। पहला चैप्टर क्लास 6 का है सौरमंडल में पृथ्वी। तो उसके टाइटल पर से ही हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ हम ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में बात की जाने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं तो वह कुछ धुंधले ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें कुछ ही टिमटिमाते अन्य से अलग हैं और ऐसे किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। आप हमारे चंद्रमा को पूर्ण रूप से एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होता है। मतलब जब चंद्र पूर्ण रूप से देखा जाता है उस रात को पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक उसके 15 दिन बाद हम उसे देख नहीं पाते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है। इसे अमावस्या कहते हैं। जिस दिन चांद चंद्रमा को हम नहीं देखते हैं उस दिन की रात को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में भी अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। चलो आइए देखते दूसरा। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहलाती है। तो खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा वे गर्म भी होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जो खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, अपनी खुद की ऊष्मा और ऊर्जा होते हैं, उसे तारा कहते हैं। उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। तो ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है, इसलिए इसमें कहानी टाइप कुछ करके दिखाने गए। इसमें हमें कोई इतनी ज़्यादा बात मायने नहीं रखती हमारे यूपीएससी के लिए। तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो आओ कुछ करके सीखिए। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई। इसमें एक प्रयोग दिखाया गया है कि ऐसे करोगे आपको ये दिखने का मिलेगा। चरण 1 में दिखाया गया है कि कागज़ के मध्यम में टॉर्च को इस प्रकार से रखें कि उसका कांच कागज़ से छटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींची। कागज पर एक वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। चौथा है, अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को
कांच पर सामने की तरह रखे तथा टॉर्च की चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दे। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। टॉर्च की स्विच कागज के बाहर है। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इसी टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दे। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को दिखने मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय में आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दे। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप उसकी तुलना इस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो बात समझ में आई आप सबको? इसमें क्या कहा गया है कि हमें ये प्रश्न है कि था कि सूर्योदय के समय हम दिन में तारों को क्यों नहीं देख सकते। तो इसी वजह से हम सूर्य के प्रकाश के कारण हम रात के तारों को दिन में नहीं देख सकते। वो मौजूद ही होते हैं, फिर भी हम उससे देख नहीं सकते। क्या कहते हैं कि रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अत्यधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से दिखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई जाता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। रात में जब हम आसमान में देखते हैं तब तारों के समूह ने विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं, वो हमें दिखाई पड़ती है। उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। रात के समय में जो विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र कहा जाता है। वो अर्सा मेजर या बिग मेयर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल। बहुत आसानी से पहचानने आने वाला नक्षत्र मंडल हो तो वो सप्तर्षि तारामंडल है, नक्षत्र मंडल है। उसमें सप्त मतलब सात ऋषि मतलब संत, 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों या ग्रहों नक्षत्र मंडल की दिखाएगी। ये यूपीएससी के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण है वो तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण किस चीज़ से करते थे? तो तारों की सहायता मदद से करते। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव तारा भी कहलाता है। यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, ये ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कहा जाता है। और ये है हमारा सप्तर्षि ताराजुथ, और ये उत्तर दिशा में, ठीक है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही उत्तर दिशा में ही स्थित होता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जो सप्तर्षि ऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि सप्तर्षि नक्षत्र मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। उसे एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो किसकी ओर? ध्रुव तारे की ओर इशारा करता है। ओके। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते। आगे हमने देखा कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होते। यहाँ क्या बात की गई कि कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिन्हें अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते। वे तारों के प्रकार स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जैसे
अंग्रेजी शब्द में प्लैनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट। अब ये प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है। प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाइट से शब्द से बना है। प्लेनेटाइट का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह की क्या होती है? ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जिन्हें खुद की ऊष्मा व ऊर्जा नहीं होती है, वो दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो स्वयं प्रकाशित नहीं होते। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लैनेट। अब ये प्लैनेट शब्द कहाँ से आया है? तो ग्रीक भाषा का कि प्लैनेटाइट शब्द से निकला है, जिसका प्लैनेटाइट का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला। जैसे कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है होंगी। कैसे कहते हैं कि जैसे हमें पृथ्वी पर रहते हुए चंद्रमा ऐसे चमकीला प्रतीत होता है, वैसे हम चंद्र पर देख पृथ्वी को देखेंगे तो ये पृथ्वी भी हमें एक चमकीला ग्रह ही दिखेंगी। कुछ रोचक तथ्य तो क्या कहते हैं? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये 3 ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, उनके चारों छल्ले हैं। ये छल्ले किस चीज़ के बने थे? विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्या बात समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। चलो, ये एक आकृति दी गई है हमें पृथ्वी सूर्य के आसपास ग्रहों की जो परिक्रमण करते हैं उसके बारे में दिखाए गए। तो यहाँ सौर मंडल में सबसे जो बीच में मध्यम में केंद्रित है वो हमारा सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। उसके पास खुद की अपनी ऊष्मा, ऊर्जा एवं प्रकाश से। सूर्य का सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। उसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी भी कहा जाता है। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है सूर्य का? तो बुध है। बुध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मर्क्यूरी। तो बुध अपनी सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमण करता है, वो 88 दिन में पूरा करता है। बुध अपने सूर्य के आसपास चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। और बुध अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। जब वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है वो 59 दिन में पूरा करता है। समझे? अब दूसरा ग्रह है शुक्र, विनस जो शुक्र है, शुक्र हमारा वो दूसरे नंबर का ग्रह है। वो सूर्य की चारों ओर परिक्रमण 295 दिन में पूरा करता है। ये शुक्र ग्रह है वो 255 दिन में सूर्य का परिक्रमण पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूर्ण करता है। 243 दिन में वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। अब तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। ओके, अर्थ के बारे में तो हमें पता ही होगा कि वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 165 दिन में करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं उसे, वो 1 दिन में पूरा करती है। और हमारी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, मतलब हमारी पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है। बुध एवं शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। चौथा ग्रह है मंगल, मार्स, जिस पर मंगल मिशन भी हुआ था, जिस पर सैटेलाइट भेजे गए थे, वो मंगल मार्स यानी कि। तो ये मंगल ग्रह है
वो सूर्य के आसपास चारों ओर परिक्रमण 687 दिन में पूरा करता है। 687 दिन में चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन, मंगल भी अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में पूरा करता है? 1 दिन में। समझे? और चंद्रमा की संख्या है उसकी 2। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, वो जो सूर्य के बहुत नज़दीक ग्रह है। ये जो 4 ग्रह हैं वो चट्टानों से बने हुए हैं। अब मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें ये लाइन दिखाई गई, ये पट्टी दिखाई गई है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। इसके क्षुद्र ग्रह के उस पार हमें बृहस्पति मिलेगा। 5वां ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। अगर इस बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 11 साल एवं 11 महीने लगाता है। जो ये बृहस्पति है जुपिटर, वो सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमण करने में, चक्कर लगाने में 11 साल और 11 महीने, लगभग 12 साल का समय लगाता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन, वो अपने अक्ष पर घूर्णन यानी परिभ्रमण कितने 9 घंटे और 56 मिनट पे पूरा करता है। वो अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट पे पूरा करता है। उसके पास लगभग 53 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 53 उपग्रह हैं। ओके, उसके बाद बृहस्पति के बाद 6वां ग्रह आता है हमारा शनि। शनि सब पे भारी है सबको शनि रहता है। वैसे ये शनि ग्रह के बारे में लिए तो शनि सूर्य की ओर परिक्रमण करने में 29 साल एवं 5 महीने का समय लेता है। जो सूर्य के पास चारों ओर जो चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है शनि, वो 29 साल और 5 महीने में करता है। और शनि अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, जो घूमता है, खुद के अक्ष पर घूमा करता है, वो घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट पर पूरा करता है। और शनि के भी लगभग उपग्रह 53 ही है। ओके, उसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस 7वां ग्रह है। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यूरेनस 84 साल में पूरा करता है। बहुत सारे साल बिता दे, यहाँ पर तो कोई रहने की संभावना ही नहीं हो सकती कि वहाँ लोग रह सकें। यूरेनस सूर्य की ओर एक चक्कर 84 साल में लगाता है। 84 साल अपने परिक्रमण करता है सूर्य की, और पूरा करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन, वो अपने अक्ष पर खुद घूमता रहता है, खुद उसके अपने अक्ष पर घूमता है, घूर्णन करता है 17 घंटे और 14 मिनट तक। ओके, उसके यूरेनस के उपग्रह है, उसके चंद्रमा 27 है। हमारे यूरेनस के जो उपग्रह है वो 27 है। उसके बाद आता है नेपच्यून। अब नेपच्यून भाई बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं सूर्य के परिक्रमण में। देखते हैं कितना समय लगाते हैं। तो नेपच्यून वो सूर्य के परिक्रमण करने, चारों ओर परिक्रमण चक्कर लगाने में 164 साल लगाते हैं। 164 साल लगाते हैं नेपच्यून अपने सूर्य की ओर परिक्रमण करने में। और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे और 7 मिनट में पूरा करते हैं। 16 घंटे और 7 मिनट पर नेपच्यून अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। और नेपच्यून की जो संख्या है उपग्रह की, वो 13 है। ये जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 4 ग्रह हैं, वो कैसे ग्रह हैं? बाह्य ग्रह। ये सूर्य से बहुत दूर है, वैसे वो बहुत बड़े आकार में भी हैं और गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। ये उपग्रह जो ग्रह हमें सौरमंडल का जो एक चित्र दिया गया है, इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं
4 ग्रह इस तरफ बटे हुए और 4 ग्रह इस तरफ बटे हुए। क्षुद्र ग्रह के पट्टी से पहले सूर्य के नज़दीक के जो ग्रह हैं उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के उस पार है उसे बाह्य ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य से दूर। जो ये सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध, मर्क्यूरी। ओके। और ये जो आंतरिक ग्रह है वो कैसे बने? चट्टानों से बने हुए हैं। और जो बाह्य ग्रह है वो किस चीज़ से बने हुए हैं? गैसों एवं तरल पदार्थों से बने हैं, और वो आकार में भी बड़े हैं। और यहाँ तक कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस को छल्ले भी हैं। ओके, समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नोट की गई है। क्या आप जानते हैं? अब हम क्या जानते हैं? तो चलो जानते हैं क्या लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल, पौराणिक जो रोमन कहानियाँ थी उसमें सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते हैं? सोल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सोल, सूर्य, उस शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल, सोलर सिस्टम इंग्लिश में। सौर शब्द का अर्थ, शब्द का उपयोग करते हुए अत्यधिक शब्द लिखे, वो हम नहीं लिखने, बाद में लिखेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या कहते हैं? कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह। हमारी पृथ्वी से हम देखते हैं चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है, वो एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, वैसे हमारी पृथ्वी का परिक्रमण चंद्रमा करता है। वो एक उपग्रह है पृथ्वी का, चारों ओर चक्कर लगा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्र भी है। कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपने उपग्रह नहीं है? तो वो आते हैं बुध एवं शुक्र, उसके पास अपने खुद के उपग्रह नहीं है। ओके, चलो सौरमंडल। सौरमंडल में क्या आता है? कोई बताएगा? चलो मैं ही बता देती हूँ। सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, और उसमें सब उसका मुखिया जो बड़ा है वो सूर्य है। ओके, अब शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर दिखाई जा रही है हमें। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा के लिए शब्द को हो सकते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्दों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी। जियोग्राफी कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। यह जियोग्राफी वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी शब्द अंग्रेजी शब्द है, पर वो क्या से लिया गया? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण करना। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जीई शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते। तो वो जियो के साथ हम लॉजी जोड़ दें तो हो गए जियोलॉजी, मतलब होता है पृथ्वी का माप अध्ययन। उसके बाद जियो के साथ हम मेट्री मिला दें तो ज्योमेट्री हो गई, उससे होता है पृथ्वी का मापन। और तीसरा है जियोइड, जियो प्लस आइड, मतलब जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ओके, क्या आप जानते हैं? अब हम भी क्या जानते हैं? चलो आप जना दीजिए हमें। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। ये तो बात तो सही है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। अब ये आकाश में एक खगोल पिंड है, उसका अध्ययन कोई ना कोई तो करता होगा। जो उसका अध्ययन करता है, खगोल पिंडों का अध्ययन करता है, उसे क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट
प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये प्रश्न पूछा जाए, ये प्राचीन समय के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आना चाहिए भाई, आर्यभट्ट थे। कहा जाता है कि उन्होंने क्या कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते। तो आर्यभट्ट ने कौन सा कहा था कि ये जो सभी ग्रह तथा चंद्रमा है, वो चंद्रमा परावर्तित जो सूर्य का परावर्तित प्रकाश सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में बहुत सारे खगोल शास्त्री हमारे ब्रह्मांड के जो रहस्य है उन्हें सुलझाने में लगे हैं। चलो फिर से हम आ जाते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो सूर्य को तो हमें पता है, सूर्य सौर मंडल का मुखिया है, यही बात है। तो चलो, सूर्य सौर मंडल में केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य कैसे अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। उसका जो सूर्य का खिंचाव बल है, चुंबक जैसे खींचता है, चुंबक जैसे लोहे की चीज़ को अपनी ओर खींचता है, वैसे सूर्य का खिंचाव बल है वो सारे ग्रहों को अपनी ओर खींचे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जो सौरमंडल है उसमें सूर्य एकमात्र ही प्रकाश एवं ऊष्मा का ऊर्जा स्रोत है, लेकिन हम उसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हम उसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा ऊर्जा है उसको महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। वो हमारे सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब क्या कहते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं ग्रह की ओर। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे सूर्य के नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध। अब उसके दूरी के हिसाब से अनुसार ग्रह को एक लाइन में लिखा गया है, तो हम उसे देखते हैं। पहला आता है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां यूरेनस तथा नेपच्यून। ओके, अब सूर्य के नज़दीक की दूरी के अनुसार अंग्रेजी में इस ग्रहों के नाम को याद रखने का आसान सा तरीका दिया गया है। एक शॉर्ट ट्रिक दी गई है। माय एम मतलब मर्क्यूरी, वेरी वी का मतलब हुआ वेनस, इफिशिएंट मतलब ई क्या है? अर्थ, मदर, एम मतलब मार्स, जस्ट जे मतलब जुपिटर, सेरेड एस मतलब शनि, यू न्यूट्स मतलब यू मतलब यूरेनस, मतलब नेपच्यून। ओके, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो ये 8 ग्रह हैं वो निश्चित पथ पर सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए जो सूर्य की और जो परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो रास्ता कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है। इन्हें ग्रहों की कक्षा भी कहलाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब ये प्रश्न पूछा जा सका है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र आता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो की ग्रह को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया कि कुछ समय में खोजे जाने वाले अन्य ग्रह खगोलीय पिंड
यानी कि 2003 में यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो कैसे ग्रह हैं? बौने ग्रह कहे जाते हैं। तो प्लूटो कौन सा ग्रह है, ये भी प्रश्न है, तो बौना ग्रह। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम जानकारी लेते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी पर हम रहते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी तो जानकारी होनी ही चाहिए वैसे भी, पर आइए थोड़ी और जानकारी लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। यह पृथ्वी है वो ध्रुवों से पास से थोड़ी चपटी है, थोड़ी चपटी। यही कारण है कि उसके आकार को भू-आप कहा जाता है। जो पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, वह इसी कारण से इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार, भू-आप का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी। अधिक गर्म होती फिर भी यहाँ पर मानव वसवाट के लिए जगह नहीं होती, और अत्यधिक ठंडी होती तो भी नहीं होती। और यहाँ का पानी एवं वायु उपस्थित है। पानी और वायु के बिना तो जीवन असंभव है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस से जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जी नहीं सकता। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। समझ में? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारी कैसे दिखाई देती है? नीले रंग की, ब्लू कहते हैं, नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह किससे ढकी हुई है? पानी से। 2/3 सतह है पृथ्वी की, वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब दूसरी बात आते हैं हम चंद्रमा पर। हमारी पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र एक ही है, वो क्या, कौन है? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। और उस चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 व्यास है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वो हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा में बहुत नज़दीक है। पृथ्वी से बहुत नज़दीक। यह हमसे लगभग 3,84,400 किमी दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण का दिखाया जा रहा है। या रॉकेट प्रक्षेपण किया, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ऐसे धड़ाम देके गिरते हैं ऐसा नहीं होता है, जस्ट स्क्रीन। ओके। उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, वो जब पृथ्वी की कक्षा में स्थिर हो जाता है वो तब वो घूमते कृत्रिम उपग्रह कहते हैं उसे। चलो अब फिर से आया, क्या आप जानते हैं? अब आप जनाएंगे तो हम जानेंगे। चलो देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति, ये क्वेश्चन भी है हमारे लिए कि प्रकाश की गति कितनी है, तो 3 लाख प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट तक का समय लगता है। 3000 प्रति सेकंड इस समय की गति है उस प्रकाश की, फिर भी उसे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने से 8 मिनट का समय लगता है। अब रोचक तथ्य है चंद्रमा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने चंद्र पर पहला पैर कदम रखा था, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कदम रखा था, किस साल में रखा था, उसकी डेट बताइए। तो 20 जुलाई 1969 में। ओके, तो आइए देखते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह की चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
और मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी है। हमारे भारतीयों ने भी उपग्रह छोड़े हैं भाई। उसमें है इनसैट, RARS एवं एग्जिट इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा है जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वो 27 दिन में करता है। लगभग उतने ही समय वो अपने अक्ष पर भी चक्कर भी पूरा करता है। वो 27 दिन में पृथ्वी का परिक्रमण भी करता है और 27 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन यानी परिभ्रमण भी 27 दिन में ही करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा की केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जो हमें चंद्रमा एक जैसा ही दिखाई पड़ता है, उसका वजह एक ही है कि वो 27 दिन में खुद की घूर्णन भी 27 दिन में पूरा करता है और पृथ्वी की परिक्रमा भी 27 दिन में पूरे है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। उसकी सतह मतलब उसकी जो सतह है वो उस पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। पर्वत है, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उन्हीं छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन हम चंद्रमा की छाया को देखा जा सकता है। ओके, अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह की पट्टी कोई बताएगा कहाँ पर आती है? तो वो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच में आती है। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के उस पार सूर्य के नज़दीक वाले ग्रह कौन से ग्रह कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। और उसके बाहर वाले बाह्य ग्रह। ओके, तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं वो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये कहाँ आती है? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पर पाई जाती है। वो हमने आगे देखा। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह एक ग्रह का ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह किसका भाग होते हैं? एक ग्रह का ही भाग है, जो कि बहुत समय पहले जब विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए। वो ऐसे होते हैं जो विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब आती है उल्का पिंड। जो उल्का पिंड के बारे में भी हम जानते हैं। चलो आगे बढ़ते। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने, सूर्य की ओर तो कितने सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं, बाप रे बाप। चल आगे बढ़ते हैं। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो पिंड छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बल्कि छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं वो सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। समझ में? कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वो इतनी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी प्रक्रिया के दौरान वो वायु के साथ उनका घर्षण होता है, होने के कारण वो गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से बिना जले ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे पृथ्वी की धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं तारों वाले खुले आसमान में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? आपने कभी तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह क्या है? लाखों तारों का समूह होता है। उसे क्या कहा जाता है? इस पट्टी को आकाशगंगा, मिल्की वे। ओके, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है वो आकाशगंगा का एक
है। तो क्या कहते हैं, प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में बहती हुई नदी, क्या कहते हैं, आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा किस वजह से पड़ा? प्राचीन समय में उसे कैसे कल्पना की गई थी कि आकाश में प्रकाश की बहती हुई गंगा, इसलिए उसे आकाशगंगा का नाम दिया गया है। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसी प्रकार के लाखों आकाशगंगाओं मिलकर, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किस चीज़ का निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड ऐसी लाखें आकाशगंगा, सौर मंडल, सौर परिवार सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक अभी भी उसके बारे में अत्यधिक से अत्यधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमें उसकी जानकारी नहीं है कि वो उसका आकार प्रकार कैसा है, पर फिर भी हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। चलो देखते हैं आगे। तो क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश यानी गंगा यानी कि मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। जुड़े तथ्य पर विचार कीजिए। इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? चलो देखते हैं। तो ये हम रहे, इसमें पहले हम दिखाई दे रहे, पृथ्वी पर हम हैं, पृथ्वी पर हम हैं। हमारी पृथ्वी कहाँ है? तो सौरमंडल में। अब सौरमंडल कहाँ है? तो सौरमंडल आकाशगंगा के अंदर है। और आकाशगंगा किस में है? तो आकाशगंगा ब्रह्मांड में। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न उसके। चलो हम जो हमने पढ़ा उसमें हमें कितने आंसर आते हैं वो देखते हैं। चलो जो कि आंसर भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो क्या कहते हैं कि ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है? तो पहला तो ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारों के पास अपने खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। ग्रह सामान्यतः तारों से छोटे होते हैं और तारे ग्रह से बड़े होते हैं। ओके, सौरमंडल में से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? हमने आगे पढ़ा है, उसमें क्या बताया गया है, तो आइए देखते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा उच्च अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इससे हमें सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की चक्कर लगाते हैं। उसका जो कक्षा कहते हैं वो रास्ता कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। उपग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रहों की। चलो आगे। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम, तो पहले कौन सा आएगा? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां यूरेनस, आठवां है नेपच्यून। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्या कहते हैं कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई गई। पूरे 8 ग्रह है, उसमें सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, इसलिए हुआ ना अद्भुत ग्रह। दूसरी बाबत है, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है और जो जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरे ग्रहों पर पानी नहीं है, सिवाय पृथ्वी पर ही पानी है। ओके, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन की परत आई हुई। जो पृथ्वी है उस पर ओजोन की परत एवं जीने के लिए जो जरूरी है वो ऑक्सीजन है, इसलिए हमारी पृथ्वी अद्भुत ग्रह है। क्या कहते हैं? हम हमेशा चंद्र के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं? तो क्या कहते हैं, इसका जवाब भी हमें पहले ही मिल चुका है, हमने दिया है। तो क्या कहते हैं कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक चक्कर उतने ही समय लेता है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। इसी कारण हम चंद्रमा के एक भाग को ही देख पाते हैं। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मांड क्या है?
तो हमें ये पता होना चाहिए ब्रह्मांड क्या है। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। क्या कहते हैं कि करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। ऐसी कई लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना भी अत्यधिक कठिन है। हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ओके, चलो सही जवाब देना। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? हमने पहले भी पूछा था, कौन सा आएगा? शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है जिस पर हम रहते हैं? आंसर पृथ्वी। ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ये भी बात हमने आगे बोली। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा प्राचीन समय में जिस तारे से दिशा निर्धारण की जाती है, उत्तर। ओके, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये भी हमने बताया था। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी आई हुई। जो क्षुद्र पट्टी के अंतर्गत जो आते हैं वो आंतरिक सूर्य के नजदीकी ग्रह है, उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। वो चट्टानों से बने होते हैं और उसके बाहर जो है वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं और वो गर्म गैसों, तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान पर है तो क्या कहते हैं? खाली का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे खाली जगह कहते हैं। तो क्या? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बहुत बड़ी प्रणाली को? आकाशगंगा। तीसरा है खाली जगह पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा। खाली जगह सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी। ओके, ग्रहों के पास अपनी खाली जगह तथा खाली जगह नहीं होती है, वो दो हमें आना चाहिए। ग्रहों के पास अपनी खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते और तारों के पास अपनी खुद की ऊष्मा एवं प्रकाश होते हैं। चलो आज ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। नमस्ते और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।